आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा ईरान, अमेरिका, इसराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस है उस पर भी चर्चा करूंगा और रोशनी डालूंगा कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है। जाहिर है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग है वो काफी मुतासिरकुन है, लेकिन 36 दिन होने के बावजूद ऐसा नहीं लगता कि जंग रुकने वाली है। अभी सुपर पावर अमेरिका सिर्फ ईरान से 48 घंटे की मोहलत मांग रहा, लेकिन ईरान ने मना कर दिया। और यह मना करना इस बात की दलील है कि अमेरिका शिकस्त खुर्दा हो चुका है और ईरान फतेहाब हो रहा है। ईरान अपनी शर्तों को लेकर के अब पूरी तरह से अड़ गया है। ईरान का कहना है कि हमें मुआवजा चाहिए और बातचीत होगी तो उसमें चीन और रूस का शामिल होना लाजमी है। बगैर चीन और रूस के हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। इसके साथ साथ कहा है कि जंग रुकेगी तो सिर्फ ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच में नहीं, बल्कि आपको लेबनान, गाजा और यमन को भी छोड़ना होगा। इसके साथ साथ जो बड़ी शर्त ईरान ने रखी है कि तमाम मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी बेसेस हैं जहां से ईरान पर हमला किया जाता है वो बेसेस हमें नहीं चाहिए। और पांचवी इंपॉर्टेंट शर्त यह है कि जो सैंक्शन लगी हुई है ईरान के ऊपर वो सैंक्शन हटाई जाए। और छठी डिमांड यह है कि स्टेट ऑफ होर्मुज में हमारे कंट्रोल को लीगल बनाया जाए, कानूनी बनाया जाए। ये 6 शर्तें जो ईरान की हैं, जब तक वो नहीं मानता अमेरिका या इजराइल, अब ये जंग रुकती हुई तो नजर नहीं आ रही। एक दिन भी ईरान हमला न करता तब हमें लगता कि वाकई ईरान जो है वो कमजोर हो रहा है। लेकिन ईरान की जो स्ट्रेटेजी है, वॉर स्ट्रेटेजी है, वो ये कि रोज एक नए ढंग से अटैक करता है। रोज एक, आप ये देखिए कि जंग में शनिवार का दिन अमेरिका के लिए सबसे मनहूस दिन बताया गया, सबसे खराब दिन। बीते 24 घंटे में ईरान ने अमेरिका के F-16, F-15E, KC-135, MQ-9 ड्रोन समेत कई हवाई जहाजों को मार गिराने का दावा किया है। और यह सब तब हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि ईरान के सभी एयर डिफेंस सिस्टम तो तबाह हो चुके हैं। अपनी कॉन्फ्रेंस में कहा, कितना झूठ बोलोगे, कितना छिपाओगे, ये चीज छिपने वाली तो है नहीं। तो बहुत सारे लोग, सबका मैं इस्तकबाल करता हूं और हमारे साथ जुड़ गए एडवोकेट राशिद रिजवी साहब। मैं ममनून मशकूर हूं कि इतनी रात में भी एडवोकेट राशिद रिजवी साहब हमसे जुड़ गए। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, माहिर तालीम, माहिर कानून और मिडिल ईस्ट पे बेहतरीन नजर रखते हैं। मैं उनका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। सबसे पहले राशिद साहब, क्या आज की अपडेट है? क्योंकि खबर यह है कि अमेरिका बहादुर तो 48 घंटे मांग रहा था, ईरान ने कहा 48 घंटे क्या 48 मिनट भी हम नहीं देंगे। और दावा यह था कि हमने तो सब खत्म कर दिया। स्टेट ऑफ होर्मुज में आज फिर एक जहाज मार गिराया। आज आप ये देखिए लाइन लगा दी F-16, अभी मैंने गिनाया, ड्रोन से लेकर के और इनके जंगी तैयारे तक। हाँ? तो अब मतलब दुनिया के सामने ये किस मुंह से बात करेंगे? लेकिन बेशरम है ऐसा लग रहा। राशिद साहब, क्या अपडेट है? मुमताज भाई, 48 घंटे की 2 स्टोरी है। एक 48 घंटा वो जो डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर मांगा था, 48 घंटे तक, 48 आवर्स तक उसने कहा था कोई हमला ना हो। एक चीज। दूसरी चीज, उन्होंने आज सुबह एक ट्वीट किया। सुबह उठते उनकी आदत है ब्रश करने से पहले कुछ ना कुछ ट्वीट देते हैं। वो ट्वीट किया कि 48 घंटे बाकी हैं, यानी सरेंडर कर दो या सीज फायर कर दो। दिक्कत क्या है डोनाल्ड ट्रंप के साथ? डोनाल्ड ट्रंप के पास उनका कोई एग्जिट प्लान था नहीं। उनको इतना श्योर कर दिया गया था कि हम लोग चलेंगे, जाके अटैक करेंगे, सीनियर लीडरशिप को मार देंगे और उसके बाद वहां पर लोग विद्रोह कर देंगे। हम लोग अपनी बूट ऑन ग्राउंड फौज घुसेड़ करके रिजीम पूरा चेंज कर देंगे। अच्छा, ये अक्लमंद इंसान ऐसा है कि जो सबको बेवकूफ समझता है। उसने कहा कि मैंने
रिजीम चेंज करने के लिए कहा था, मैंने रिजीम चेंज कर दिया। अच्छा, रिजीम में क्या चेंज हुआ भाई? राष्ट्रपति वही है, विदेश मंत्री वही है, और आईआरजीसी वही है, और आपके जो सुप्रीम लीडर थे, उनके जाने के बाद उस कमेटी ने दूसरा सुप्रीम लीडर चुन लिया। तो कहीं बेवकूफी की बातें ऐसे करते हैं कि हमको सुप्रीम लीडर का ऑप्शन था, हमको ऑफर था कि आप सुप्रीम लीडर बन जाओ। अब हंसी आती है, एक इंसान जो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, वो कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। मेंटली डिस्टर्ब, डिसऑर्डर हो रहा है, हमको लग रहा है कि इसको पागल खाने भेजना चाहिए। अब प्रॉपर इसका मेडिकल चेकअप होना चाहिए, मेंटल चेकअप होना चाहिए, कि इसको समझ में आ नहीं रहा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। कभी बोलता है कि मैंने तो सब खत्म कर दिया, नेवी खत्म हो गई, एयरफोर्स खत्म हो गई। तो अब क्या जिन्नात तुम्हारे जहाज को गिरा रहे? अगर नेवी खत्म हो गई थी, एयरफोर्स खत्म हो गई थी, आईआरजीसी को मैंने एकदम अपाहिज कर दिया, हैंडीकैप कर दिया। अरे तो जब आपकी आईआरजीसी को तुमने हैंडीकैप कर दिया, अपाहिज कर दिया था, तो तुम्हारे पास मिडिल ईस्ट में 50,000 सोल्जर है। तुम्हारा 1700 किलोमीटर दूर खड़ा हुआ अब्राहम लिंकन वापस बुला लो उसको, और जो तुम्हारे सोल्जर्स हैं उनसे कह दो आओ, अपाहिज हो गए, कोई कुछ नहीं करेगा, सीधे घुस चलो। उसकी भी हिम्मत नहीं पड़ रही आपकी। एक तरफ कह रहे हो अपाहिज हो गए हैं, एक तरफ कह रहे हो कि सब खत्म कर दिया मैंने। मिसाइल पावर तो इन्होंने 10 तारीख से शुरू किया है कि 90% हमने इनकी मिसाइलों को खत्म कर दिया। तो हम 10 मार्च से लेकर के आज जब 4 अप्रैल तक आते हैं, तो जब 90% आपने खत्म कर दिया था, तो जो 10% बची हुई थी वो आज तक चल रही है। और सीएनएन का कहना यह है, सीएनएन की रिपोर्ट में है कि अभी भी उनकी तकरीबन 50% ही मिसाइल खत्म हुई है। और आईआरजीसी कहना है कि अभी मेरे पास और लेटेस्ट मसाले हैं, वक्त आने पर हम निकालेंगे। अब हमको आईआरजीसी की बातों पर कोई हैरत नहीं होती है। एक चीज तो है कि जंग में चलते हैं प्रोपेगेंडे, जो जितना बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव बना ले जाए, जितना बड़ा प्रोपेगेंडा बना ले जाए। जैसे मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में की थी। हमला करने के बाद आपने उसी दिन कह दिया कि बिना शर्त सरेंडर करो, बिना शर्त सरेंडर करो। 2-3 दिन तक बिना शर्त सरेंडर की बात करते रहे। 5 तारीख को बोले हम तो विक्ट्री हमारी हो गई है। अब हमको वहां पर कोई वजह नहीं लड़ने की, वहां रहने की, और जो थोड़ा बहुत है 2-3 दिन में साफ करके हम लोग निकल आएंगे। फिर उसके बाद आप लड़ रहे हो। तो यहाँ पर इस बंदे ने क्या किया? इस बंदे ने 2 गेम खेले। एक गेम खेला इसने कि हार्मुज किसी तरह ब्लॉक रहे, तो हम हमारे तेल बेचेंगे यूरोप को अच्छी कीमत में। हम यूरोप को हमारा अपना तेल बेचेंगे, और यूरोप इनसे तेल ले नहीं रहा है। तो सबसे बड़ा चमत्कार की बात तो ये है। एक चीज ये हो गया। दूसरा, इन्होंने मार्केट में, शेयर मार्केट में खुद का भी पैसा लगाया। एक बड़ी खबर आई है राशिद साहब, मैं रोकूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है और मैं समझता हूं कि अगर ये खबर सच्ची है और ये खबर सच्ची हो सकती है तो मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। यहाँ पे देखिए, हिजबुल्लाह पहली बार इजराइल बॉर्डर को पार कर लिया है और 15 आईडीएफ को बंदी बना लिया है। मैं समझता हूं कि ये बड़ी खबर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और मैं नूर साहब से कहूंगा कि इसका सोर्स हमें, कि कहां से कैसे ये खबर आई है, वो जरूर हमें अपडेट कर दें। लेकिन ऐसा इम्कान जाहिर किया जा रहा था, जिस तरह से आप देखिए कि हिजबुल्लाह आगे बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये कभी भी ऐसा हो सकता है और ये यहाँ पे हो गया है। ये बड़ी खबर अपने आप में मैं समझता हूं यहाँ पे हो रहा है। इसके साथ साथ एक और खबर दी है जो कि जो अमेरिकी जेट का पायलट 36 घंटों से लापता था, अब पकड़कर आईआरजीसी को सौंप दिया गया है। वो आईआरजीसी को सौंप दिया गया है। इसके अलावा ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में रूस के वैगनर ग्रुप को तैनात करने का फैसला किया है। अब ये देखिए, ये तीनों अपने आप में बड़ी खबर है और सबसे इंपॉर्टेंट खबर, हिजबुल्लाह अगर अगर हिजबुल्लाह के लोग
इजराइल में दाखिल हो रहे हैं। तो राशिद साहब, मुझे लग रहा है कि ये एक तरफ से सिलसिला नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि ये फिर धीरे धीरे, और जैसा कि बसीजी के बारे में कहा जाता है कि वो ऑलरेडी जो है वो ऑलरेडी इजराइल में मौजूद हैं, जो अभी अपने आप को जाहिर नहीं कर रहे हैं, और वो वक्त आने पर सब सामने आ जाएंगे। ऐसी खबरें, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये खबर सही है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बसीजी जो है वो भी एक तरीके से खुफिया तौर पर, यानी उनका काम कुछ होता है, वो बहुत सिंपल से रहते हैं। तो राशिद साहब, इसको कैसे देख रहे हैं? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बड़ी खबर हो गई। जी राशिद साहब। हमने आपको 5 से 6 दिन पहले शायद बताया था कि 20 पकड़े गए हैं। 5-6 दिन पहले हमने आप ही के चैनल में बताया था कि 20 लोग पकड़े गए हैं, जो अभी भी गिरफ्त में हैं। एक चीज ये हुआ। दूसरा, बहुत सारे आईडीएफ सोल्जर्स के पेरेंट्स ने नेतन्याहू को एक लेटर लिखा है कि हमारे लड़कों को आपने मरने के लिए भेज दिया हिजबुल्लाह के सामने, और उनको कोई एयर सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो अगर ऐसा रहेगा तो हम अपने बच्चों को वापस बुला लेंगे, हम फिर नहीं लड़ सकते। वहाँ के लोग अपने बच्चों को हिजबुल्लाह के सामने ले जाने से बहुत डरते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके साथ कोई कैजुअलिटी हो, क्योंकि उनकी आदत हो गई है कि उनके बच्चे जो हैं, छोटे-छोटे बच्चों को गोली मार के एन्जॉय करते रहें और अपनी बहादुरी की कहानी आके अपने घर में बताएँ, और जिसको वो फ़ख्र से अपने सोसाइटी में बताएँ कि मेरे बच्चे ने गाज़ा में इतने बच्चों को मारा। लेकिन जब सामने बराबर से मारने वाला आता है तो उनकी रूह काँप जाती है, वो डरते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा मेरे फ़ेसबुक में हम बहुत सारे इज़राइलियों की, आईडीएफ के लोगों की फ़ोटोज़ डालते हैं रोते हुए जब वो अपने को लूज़ करते हैं। तकलीफ़ होती है, हमको भी होती है तकलीफ़, कि जो मारा गया है वो किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का हस्बैंड है। और हमने देखा है उसमें बहुत नई-नई उम्र की लड़कियाँ, 21 साल, 20 साल की लड़कियाँ हैं जो शादीशुदा हैं, नई-नई शादी उनकी हुई है और वो वीडियो हो गई हैं। तकलीफ होती है, उनकी पूरी दुनिया बिगड़ गई। किसी की गोद में बच्चा छोटा है, किसी के नहीं है। मे बी हो सकता है किसी का बच्चा होने वाला हो, मे बी एक्सपेक्टेड। लेकिन दिक्कत क्या होती है इसमें कि आप जब दूसरों को मारते हो तो आप ये नहीं सोचते हो कि उसका भी फैमिली है, और जब आप पे पड़ती है तो आप कहते हो कि हम लुट गए, हम बर्बाद हो गए। तो आप कितनों को बर्बाद करके आए हो? तो मुमताज भाई, आज आईडीएफ का स्टेटमेंट हम आपको बता रहे हैं। आईडीएफ ने कहा है, ये अभी शाम का स्टेटमेंट है। आईडीएफ ने कहा है कि हिजबुल्लाह डिसआर्म नहीं हो सकता, हम हिजबुल्लाह को डिसआर्म नहीं कर सकते। एक चीज। दूसरी चीज, आईडीएफ ने, नेतन्याहू ने नहीं, आईडीएफ ने, नेतन्याहू का मतलब गवर्नमेंट हो जाएगा। आईडीएफ अपने पुराने बॉर्डर तक रहने के लिए सीमित है। बस बनिस्बत यह है कि हिजबुल्लाह उसके लोगों को वापस कर दे और हमले बंद कर दे इजराइल के ऊपर। रीजन सबसे बड़ा ये हो गया ना कि आईडीएफ के थके हुए लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, उनके अंदर दहशत है। इजराइल की आवाम दहशत में है। अब ये कब कोलैप्स कर जाए इस बात की गारंटी नहीं है। 48 घंटे में जिस तरीके के हमले ईरान ने किए हैं, इजराइल ने कभी ख्वाब में भी इमेजिन नहीं किया होगा, तसव्वुर नहीं किया होगा कि इजराइल का ये हाल हो सकता है, इजराइल पे ऐसे हमले हो सकते हैं। उन्होंने अपने ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचा होगा, क्योंकि उनकी भी मीडिया ने, उनकी भी गवर्नमेंट ने उनको एकदम आश्वस्त कर दिया था। जैसे हमारी गवर्नमेंट ने हमको आश्वस्त कर दिया कि हम जो है दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री हैं और दुनिया हमारी तरफ घूम-घूम के सलाम करती है। हम दुनिया की किसी कंट्री में जाएँगे तो लोग मेरे कदमों में बिछ जाएँगे। और जब हम वहाँ पहुँचते हैं दूसरे दुनिया के दूसरे देशों में, और वहाँ भी हम अगर यहाँ वाली हरकत करते हैं, तो पुलिस जब उठा के हमको लॉकअप में डाल देती है, तो हमको लगता है कि हमारा मीडिया हमको बेवकूफ़ बना रहा था। वही हाल आज आईडीएफ के लोगों का है और इज़राइल के लोगों का है। इज़राइल के लोग आज ये बोल रहे हैं गवर्नमेंट से कि तुम तो हमको ये बोलते थे कि हम 100% 200% सेफ और सिक्योर हैं। एक परिंदा भी इज़राइल ने पर नहीं मार सकता। और आज क्या इज़राइल का हाल ईरान ने कर दिया है। यानी तुमने हम लोगों को गफलत में रखा, गाफिल रखा, हमको कोई दूसरा ऑप्शन चुनने का मौका नहीं दिया।
और हम यहाँ पर मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है मुमताज भाई। एयरपोर्ट पे, बिन गुरियन एयरपोर्ट पे चप्पल जूते चल रहे हैं। जो काउंटर पे एयरपोर्ट स्टाफ बैठा है काउंटर पे, उनको लोग बोल रहे हैं कि हमको फ्लाइट चाहिए, हमको टिकट दो, हमको जाना है, हमको नहीं रुकना है। लोग चप्पल और पानी की बोतल खींच खींच के मार रहे हैं, वो भी उनको मार रहे हैं। अब वो क्या करें, जब उनके पास फ्लाइट नहीं है तो कहां से टिकट दें वो। ये हाल है। क्रूज से लोग भाग रहे हैं, पानी की बोट है क्रूज, उससे लोग भाग रहे हैं कि किसी तरीके से हम इसराइल से बाहर निकले, हम सेफ नहीं है। और गवर्नमेंट उनको बोल रही है कि आप परेशान मत हो, आप रुको, ये 4 दिन में खत्म हो जाएगा। अब हमारे पैट्रियट अलर्ट हो गए हैं, हमारे आयरन डोम अपना काम कर रहे हैं। तो उनका घूम के ही कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर लायर। नहीं रुक रहे हैं लोग, सड़कों पे आके हंगामा कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा आप अच्छी स्थिति में न तो आप इसराइल को पा रहे हैं और ना आप अमेरिका को पा रहे हैं। अब आज वहां पर शनिचर का दिन है, कल वहां इतवार का दिन होगा इसी वक्त। और कल आप देखिएगा, अभी आपने 80-90 लाख देखे हैं लोगों को, अब कल आप देखिएगा कि 1 से 1.5 करोड़ लोग सड़क पर रहेंगे। जिस हिसाब से पायलट के पकड़ने की न्यूज आएगी, ये मामला और गर्म होगा। इस मामले और ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगा कि पायलट अरेस्ट हो गया। अगर दूसरा पायलट जो लोग लेके भाग गए, अगर वो भी अरेस्ट हो जाता तो ये बहुत दिक्कत में थे। ईरान ने बहुत दिन के बाद, जंग के कम से कम 25 दिन के बाद, उन्होंने अपना एयर डिफेंस थोड़ा स्ट्रांग किया है। इनका जो माजिद एयर डिफेंस है ये वाकई बहुत ही खतरनाक है। और इसने, चाहे 15E हो या F-35 हो, दोनों ऐसे फाइटर प्लेन है जिनकी स्पीड 3000 किलोमीटर पर आवर है और जिनको टारगेट करना आसान नहीं है। उसने उनको टारगेट कर लिया। आज आप गूगल में भी जाके सर्च करिए और इस फ्लाइट का, इस कंपनी का अगर आप देखेंगे शेयर रेट, तो कम से कम 15% गिर गया होगा जब न्यूज आई होगी कि ईरान ने उसको टारगेट कर दिया है। मुमताज भाई, फिर आप आइए डोनाल्ड ट्रंप की फुट एंड ग्राउंड के ऊपर। आपने कहा ना कि वैगनार लोग आने वाले हैं या आ गए हैं। वो चेचन के लोग बड़े खतरनाक लोग हैं। IRGC के लोगों से आप एक उम्मीद कर सकते थे कि अगर उनको एक ऑप्शन मिल जाता कि अमेरिकन सोल्जर को अरेस्ट करें या मारें, तो वो उनको अरेस्ट करने वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते IRGC के सोल्जर। लेकिन ये जो चेचन्या के लोग हैं, ये बहुत ही बेरहम और बहुत ही जिंदा दिल, बिना डरे हुए, ये तो सीधे खोपड़ी दिखेगी तो खोपड़ी में गोली मार देंगे, पैर दिखेगा तो पैर में गोली मार देंगे। ये रुकने वाले नहीं हैं। और हमको लगता है कि जो इनके लोग आ रहे हैं फुट ऑन ग्राउंड के लिए, जो धमकी दी जा रही है, प्रेशर बनाया जा रहा है, एक तो हमको उम्मीद कम लगती है कि वो फुट ऑन ग्राउंड करेंगे। और अगर करेंगे तो आप ये मान लीजिएगा कि 60% लोग जो हैं उनकी डेड बॉडी ही जाएगी, वो जिंदा तो नहीं जा सकते हैं। जिस तरीके से घेराबंदी ईरान ने की है, ईरान का क्या कहना है? आज हम आर्थिक स्थिति में पहले से बेहतर हैं। आज हम खुल के अपनी कीमत पे तेल बेच रहे हैं, बेहिसाब तेल बेच रहे हैं। मेरे पास एडवांस ऑर्डर आ रहे हैं। मेरी अर्थव्यवस्था हमारी जो है वो बेहतर हो रही है। और अगर जितना हमारा नुकसान हुआ है, हमारी फैसिलिटीज का नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, इतना तो हम 1 महीने का तेल बेच के रिकवर कर लेंगे, उसको हम अपडेट कर लेंगे। लेकिन हम लग इसलिए रहे हैं कि फ्यूचर में अमेरिका को ये एहसास हो जाए कि ईरान पर हमला करना बहुत आसान नहीं है। और इस बात की श्योरिटी भी होनी चाहिए कि दोबारा ईरान पर हमला न हो, जिससे कि ईरान अपने डेवलपमेंट के प्रोग्राम को आगे बढ़ा सके। आए दिन आप कोई ना कोई एलिगेशन लगाते हो, आप हमले का डर पैदा करते हो, आप लोगों पे हमला कर देते हो, आप
कि आपको पूरी छूट है कि आप वॉर क्राइम कर लो, दूसरा अगर करे तो वो वॉर क्रिमिनल हो जाता है आपकी नजर में। आपकी मनपसंद तलवे चाटने वाली जो रिजीम होती है वो बेहतर रिजीम डेमोक्रेसी वाली होती है, और जो आपकी बात नहीं मानता वो आपकी टेररिस्ट रिजीम होती है। तो ये सब चीजें अब आप तय नहीं करोगे, ये सारी चीजें अब आप तय नहीं करोगे। और ऐसे मरहले पे ला करके ईरान ने पटक दिया है पूरी दुनिया को कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ये एक तरफ खड़े हैं, आधी दुनिया एक तरफ खड़ी है 60%, और 40% लोग एक तरफ खड़े होकर कंफ्यूज हैं कि हम किधर जाएं। अभी जिस तरीके से फ्रांस की एंट्री हो गई है, वो दिन दूर नहीं है कि ब्रिटेन की भी अपनी एंट्री हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया की भी एंट्री हो जाएगी, और ये लोग सबसे बड़ा काम करेंगे, यूएन को मजबूत करेंगे, और जहां तक हमको लगता है यूनाइटेड नेशन के दफ्तर को ये लोग यूरोप लेके जाएंगे, जिनेवा लेके जाएंगे, स्विट्जरलैंड में ले जाकर के वहां ये सब वहां बनाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर अमेरिका जो है सारी फैसिलिटीज मुहैया कराता है, तो उसकी कीमत वसूल रहा है, और ये सबको आतंक क्रिएट कर रहा है। किसी भी देश को ये पसंद नहीं आया कि तुमने एक देश के चुने हुए राष्ट्रपति को उठा लिया, ये किसी को पसंद नहीं आया। किसी देश को, यूरोप को ये पसंद नहीं आ रहा है कि जहां पर आप देखते हो कि आपके फायदे के मिनरल्स हैं, आप वहां कब्जा करने की बात करते हो। जैसे वो क्यूबा को कब्जा करने की बात कर रहे हैं, जैसे कि उन्होंने ग्रीनलैंड के ऊपर हाथ मारने की कोशिश की, जैसे कि उन्होंने ईरान के ऊपर तेल के लिए अटैक किया। लास्ट में खुल के तो आ गए थे ना पहले कि मैंने क्यूबा का तेल मेरा हो गया, ईरान का तो हो जाएगा, इसके बाद वो वेनेजुएला का तेल मेरा हो गया, ईरान का हो जाएगा, इसके बाद क्यूबा की बारी है। यानी आप अपने पेट्रो डॉलर को स्ट्रांग करने के लिए किसी के घर में भी डाका डाल सकते हो। बिल्कुल। और हमारे मैं यहाँ फिर आऊंगा चोर राजेश साहब आपके पास